तो प्यारे बच्चों, जितने विद्यार्थी कल प्यारे बच्चों 18 फरवरी को सामान्य हिंदी का पेपर देने वाले हैं, मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम सामान्य हिंदी का एक ऐसे इंपॉर्टेंट वायरल पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं जो प्यारे बच्चों सीधा पेपर आप सभी को कल 18 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरे पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो पेपर का कोड है प्यारे बच्चों वो 302 HH है। और प्यारे बच्चों आप सभी का जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का होगा। और आप सभी के बोर्ड एग्जाम में जो आप सभी को समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी को अपने पेपर में अपना अनुक्रमांक लिखना होगा और यहाँ पर आप सभी को अपना नाम लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप सभी को यहाँ पर निर्देश दिया गया है पेपर में कराए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए दूसरा निर्देश क्या करा है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना प्यारे बच्चों आवश्यक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आप सभी का खंड क है और खंड क में सबसे पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। प्यारे बच्चों यहाँ पर करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों यह जो रचना है ये पिछले साल प्यारे बच्चों हिंदी में पूछी गई थी। प्यारे बच्चों इस साल भी 100% गारंटी करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी को 100% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचना है प्यारे बच्चों वो है उक्त व्यक्ति के प्रकरण। प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था और इस साल भी पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन कराए कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो है 21 साहित्य का निकाला गया जाता है। तो प्यारे बच्चों जो हिंदी प्रदीप है जो पत्रिका है यह प्यारे बच्चों आप सभी का बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्यारे बच्चों राइट आंसर है। देखिए प्यारे बच्चों जितना भी क्वेश्चन आप सभी के हिंदी में आएगा प्यारे बच्चों ज़्यादातर रचना प्यारे बच्चों आप सभी के बोर्ड एग्जाम में जो आती हैं वो आप सभी के जो सिलेबस में जो कवि हैं या जो लेखक हैं उन्हीं की रचनाओं को पूछा जाता है। और 1-2 रचनाएं ऐसी होती हैं प्यारे बच्चों जो कि अलग से पूछी जाती है, लेकिन अधिकांश रचनाएं आप सभी के किताब में जो लेखक हैं और जो कवि हैं उन्हीं की रचनाओं को पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे बच्चों गा वाला करा है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है। सबसे फेमस क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों जो कलम का सिपाही है यह एक प्यारे बच्चों क्या है अमृत राय की जीवनी है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों यह एक जीवनी विधा की रचना है। यहाँ पर देखिए लिखा है कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय थे जो मुंशी प्रेमचंद के क्या है प्यारे बच्चों पुत्र है। अमृत राय ने मुंशी प्रेमचंद की जीवनी में पुस्तक लिखी और विभिन्न साहित्य का पुरस्कार मिले। यानी प्यारे बच्चों मुंशी प्रेमचंद के जो बेटे हैं अमृत राय उन्हीं की रचना यह कलम सिपाही है। और कलम सिपाही का मेरे प्यारे बच्चों यह एक जीवनी विधा की रचना है। ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप सभी को कल आपके बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को देखने को जरूर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है कि शेखर एक जीवनी रचना की विधा है। मेरे प्यारे बच्चों जो शेखर एक जीवनी है यह एक प्यारे बच्चों आत्म उपन्यास है। देखिए बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में यह गलती करेंगे कि यहाँ पर जीवनी देखकर प्यारे बच्चों यहाँ पर इस जीवनी को टिक करके चले जाएंगे जो कि प्यारे बच्चों 100% क्या है गलत क्या आंसर है। प्यारे बच्चों यहाँ पर शेखर एक जीवनी जो है यह एक उपन्यास विधा की रचना है। यदि बात करें कि शेखर एक जीवनी किसकी रचना है तो प्यारे बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में ललित निबंधकार कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 2 सरदारपुर सिंह है। यह प्यारे बच्चों क्या है एक ललित निबंधकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या है राइट आंसर होगा। इसी तरीके से अगला यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों 1936 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या होगा राइट आंसर होगा। इसी तरीके से अगला यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों करा है कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सा है। मेरे प्यारे बच्चों महादेवी वर्मा की जो रचना है वो प्यारे बच्चों यहाँ पर सांझ गीत है। और प्यारे बच्चों पल्लव जो है सुमित्रानंदन पंत का है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्या है कि महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की कवियों में से एक है। उनकी प्रमुख रचनाएं प्यारे बच्चों सांझ गीत निहार रश्मि दीपशिखा आदि है। प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को देखने को जरूर मिलेगा। बात करें प्यारे बच्चों जो महादेवी वर्मा है यह एक छायावादी युग की कवित्री है। ठीक है,
आगे यहाँ पर है प्यारे बच्चों कि अष्ट छाप के कवि कौन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, जो प्यारे बच्चों यहाँ पर चित स्वामी है, यह प्यारे बच्चों अष्ट छाप के कवि नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर चित स्वामी क्या है, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर अर्थ साहब के कभी नहीं है। बाकी प्यारे बच्चों नंददास, भिखारी दास, ससुर दास, अधिकांश जितने भी दास हैं प्यारे बच्चों वो अर्थ साहब के कवि में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों तार सप्तक के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, सत्यानंद, धीरानंद, अवसायन आगे है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, और आप सभी से पूछा जाता है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि 1943 ईस्वी में तार सप्तक को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अगला यहाँ पर करा है, देखिए ये सूफी काव्यधारा के कवि कौन है, अंगा वाला क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, जो कि प्यारे बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को कल आपके बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो सूफी काव्यधारा के कवि कौन है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो रसखान जी हैं यह एक सूफी काव्यधारा के कवि का है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप देखिए यहाँ पर आप सभी का गद्यांश आता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों जब भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आप सभी को गद्यांश मिले तो सबसे पहले आप सभी को गद्यांश को एक बार पढ़ना होगा। गद्यांश को पढ़ने से प्यारे बच्चों यह पता चलता है कि ये जो गद्यांश है 21 पाठ से लिया गया है। देखिए यहाँ पर है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। प्यारे बच्चों इस गद्यांश में एक चीज गौर करेंगे कि इस गद्यांश में कई जगहों पर राष्ट्र राष्ट्र आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी राष्ट्र लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, और प्यारे बच्चों यहाँ पर भी राष्ट्र लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों इससे यह पता चलता है कि ये जो गद्यांश है आप सभी का राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया है, और राष्ट्र के स्वरूप के जो लेखक है प्यारे बच्चों वो वासुदेव अग्रवाल जी हैं। तो देखिए सबसे पहला इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों पाठ का शीर्षक का नाम लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप, और इसमें लिखेंगे वासुदेव अग्रवाल, इसके क्या होंगे, लेखक का नाम लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो मेरे प्यारे बच्चों इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप सभी को इसी गद्यांश में मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को व्याख्या को रटना नहीं है, आप सभी को इसी गद्यांश से छाट कर प्यारे बच्चों आप सभी को इसका आंसर देख कर आना होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से लिखेंगे तो पूरे 10 में 10 आप सभी को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अगला यहाँ पर तीसरा वाला क्वेश्चन करा है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों इसका आंसर लिखा हुआ है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर सम्मिलित से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यानी पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर अपने शब्दों में देकर आना होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए क्या करा है, चौथा वाला क्वेश्चन करा है कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पृथ्वी जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो देखिए आसान तरीके से आप सभी को एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं तो आप सब जितने भी क्वेश्चन गद्यांश में दिया गया है सबका आंसर आप इस गद्यांश से छाट कर लिख लेंगे, लेकिन एक बार गद्यांश को पढ़ना जरूर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, कराए कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक रेखांकित अंश किया गया है कि पृथ्वी माता है और जन सच्चों अर्थों में उसका पुत्र है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या करना है, आप सभी को इतने का ही अपने शब्दों में इसका क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो क्या करना है, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए लिखेंगे कि पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में उसका पुत्र है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी को माता के रूप में देखा जाता है क्योंकि वह जीवनदायिनी है और मनुष्य उसकी यहाँ पर क्या है, संतान है। यह एक गहरा संबंध दर्शाता है जिस पर हम पर अधिकार है और उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझाया गया है। इस तरीके से प्यारे बच्चों कुछ अपने तरीके से आप सभी को रेखांकित अंश में लिख देना हो गया। प्यारे बच्चों इस तरीके से लिखते हैं तो मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि 10 नंबर का आप सभी का गद्यांश है और 10 में 10 आप सभी को पूरा नंबर यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, अगला क्वेश्चन चौथा वाला कराए कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा है कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन
हे अस्थिथे तुम अर्थहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराणे हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भाव की संकृत समासीन। इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया गया है, पद्यांश है, और इस पद्यांश का मैं बताऊँ कि पाठ का नाम है प्यारे बच्चों बापू के प्रति। क्या नाम है? बापू के प्रति। और प्यारे बच्चों इस बापू के प्रति के जो रचयिता हैं वह प्यारे बच्चों का उन्हें तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। यहाँ पर देखिए संदर्भ लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित बापू के प्रतीक नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, इसका व्याख्या करके आना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन 4 लाइनों में प्यारे बच्चों इसका क्या अंडरलाइन किया गया है और इसे क्या कहते हैं, रेखांकित अंश कहते हैं। इसका किस तरीके से व्याख्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए। लिखेंगे कि यहाँ कवि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं महात्मा गांधी को संबोधित कर रहे हैं कि कहा है कि तुम समान शरीर रूप में मांस और रक्त से रहित हो, केवल अस्थियों का अवशेष मात्र हो, फिर तुम्हारी पहचान केवल इस भौतिक शरीर से नहीं, तुम एक शुद्ध बुद्धि आत्मा हो जो नित्य पुराण और नित्य नवीन है। इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर भले ही कमजोर और क्षीण हो, पर तुम्हारा ज्ञान विचार आत्मा सदा से थी और सदा नहीं रहेगी, जो कि प्यार बच्चों यहाँ पर अमर है। इस तरीके से सुमित्रानंदन पंत जी बापू के प्रति में इस रेखांकित अंश में गांधी जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए करा है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कवि कहता है गांधी जी के भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि उनकी शुद्ध बुद्धि और आत्मा ही उनका पहचान है। वे जीवन के पूर्ण अद्वितीय रूप हैं जिनका आधार अमर है। उनके विचार भावी संस्कृति के लिए मार्गदर्शक होंगे। इस तरीके से लिख रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन करा है कि कौन अस्थियों का ढांचा प्रतीत होता है। तो लिखेंगे कि महात्मा गांधी का शरीर जो दुबला पतला और हड्डियों का ढांचा सा प्रतीत होता है, लेकिन उनका वास्तविक अस्तित्व उनके आदर्शों और आत्मा में है। अगला 5वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी का जीवन किसका आधार है। यहाँ पर लिखेंगे कि गांधी जी का भावी संस्कृत अमर और अविनाशी आधार है, जिस पर भविष्य की सभ्यता और संस्कृति आधारित होगी। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पद्यांश गद्यांश को हल करके आना है। इस तरीके से हल करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों आपको गद्यांश और पद्यांश से पूरे प्यारे बच्चों 10 नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं और वासुदेव सरला अग्रवाल जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों इन तीनों का लेखकों का आप सभी को जीवन परिचय याद करके जाना है। इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप सभी को हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी से लेकर इतना हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य के एक मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक और सांस्कृतिक विचारधारा के उपन्यासकार थे। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति इतिहास साहित्य का गहन ज्ञान मिलता है। उनकी मानवतावादी और परंपराता को आधुनिक से जोड़ने वाली दृष्टि का साहित्य विश्लेषण किया है। इस तरीके से देखिए प्यारे बच्चों आप सभी को और लांग में लिख कर आना है, जो आप याद किए हैं उसी को लिख कर आना है। इनकी प्रमुख रचनाएं लिखेंगे जैसे निबंध संग्रह हो गया, अशोक की पूछ कुटल कल्पलता, और यहाँ पर उपन्यास में लिखेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा और चारू चंद्रलेख पुनर्नवा। ठीक है, आलोचना में लिखेंगे कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये सब देखिए आलोचना है। इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखते हैं बच्चों आप सभी को पूरे नंबर यहाँ पर मिलता है। अब देखिए ख वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों का उल्लेख कीजिए। प्यारे बच्चों आप सभी के पास यहाँ पर अयोध्या उपाध्याय है, जयशंकर प्रसाद जी हैं और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों इन तीनों कवियों का आप सभी को जीवन परिचय याद करके जाना है। और मेरे प्यारे बच्चों जिस कवि का जिस कवि या जिस लेखक का आप सभी को अच्छी तरीके से उनका साहित्यिक परिचय याद हो और उनका प्यारे बच्चों रचना याद है और उन्हीं का आप सभी को अपने कॉपी में लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए जो जीवन परिचय होता है वो पूरे 5 नंबर का होता है। प्यारे बच्चों देखिए 2 नंबर आप सभी को रचना लिखने पर मिलता है और 3 नंबर आप सभी को पूरे जीवन परिचय लिखने पर मिलता है। यानी प्यारे बच्चों जब आप साहित्यिक परिचय और यहाँ पर कृतियाँ लिखते हैं तब जाके आप सभी को पूरे 5 नंबर यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आप सभी को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का बताने वाला हूँ। शॉर्ट फॉर्म में से याद कर लीजिए क्योंकि अब बहुत टाइम नहीं है। लिखेंगे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 1907 ईस्वी से लेकर 1987 को हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। उन्होंने तार सप्ताह का संपादन करके कवियों में नए प्रयोगों की शुरुआत की। उनकी रचनाओं में वैयुक्ता वैद्युता और प्रकृति का अनूठा चित्रण मिलता है। वे एक कवि होने के साथ साथ उत्कृष्ट कथाकार और निबंधकार और संपादक भी थे। मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी को देखिए याद नहीं किए हैं तो शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए। यदि आप पहले से याद किए हैं तो बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों, वही आप सभी को कल आपके बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को छाप कर आना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, प्रमुख कृतियाँ निकाल लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कहानी हो गया हरी घास पर छड़ पर बावरा एरी आंगन के पार द्वार। उपन्यास लिखेंगे शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप। ये सारे रचनाएं प्यारे बच्चों अज्ञे जी का एमसी को क्यू में भी पूछा जाता है, तो ये सारी रचनाओं को आपको याद करके जरूर जाना है। ठीक है, अगला यहाँ पर है प्यारे बच्चों खून का रिश्ता। पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा है कि बहादुर अथवा लाठी कहानी के कथानक पर प्रकाश डालिए। मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से क्या कीजिए, आप यदि चारों कहानियों का कागज तैयार करके जाइएगा। प्यारे बच्चों चारों कहानियों को तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर आपसे बोर्ड एग्जाम में एक भी कहानी नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए मैं इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर पंचलाइट कहानी का सारांश शॉर्ट फॉर्म में बताने वाला हूँ, क्योंकि जो नहीं याद किए हैं प्यारे बच्चों वो उसे याद कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि फरीश्वरनाथ रेणु की पंचलाइट कहानी बिहार के एक पिछड़े गांव की कहानी है। गांव वाले एक पंचलाइट खरीदते हैं लेकिन उजला नहीं आता है। इस काम के लिए गोधन युवक ने चुना जाता है जो पहले संबंध के प्रेम के कारण पंचायत से दंड मिला था। गोधन पंचलाइट जलाता है और जिससे गांव में खुशी का माहौल बन जाता है। फिर समाज में गोधन को स्वीकार कर लिया जाता है। देखिए शॉर्ट फॉर्म में आप नहीं याद किए हैं तो इसे याद कर लीजिए। यदि याद किए हैं तो प्यारे बच्चों जो याद किए हैं वही आप लिख कर आइएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सोपतिक खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए खंडकाव्य जो है वो अलग अलग जिले में अलग अलग चलता है, तो आपके भी जिलों में जो भी खंडकाव्य चलता है आप सभी को उसी को तैयार कर जाना है और उसी को प्यारे बच्चों आप सभी को आंसर दे कर आना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी का खंड ख आता है। यहाँ पर देखिए खंड ख आता है। यहाँ पर देखिए खंड ख है जो जिसमें प्रश्न नंबर 8वां करा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सशानदार हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे यहाँ पर है प्यारे बच्चों कह रहा है यहाँ पर कि अथेव शक्नि सर्वसाम मधुराम यथरान दिग्गम अर्षावत। ठीक है, तथा एक काक उत्थातिष्ठावत अस्य एतस्मिन् राजा अवसे काले एवं रूपम मुखम कुधस कृदेशम भविष्यत। इस तरीके से देखिए सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना होगा और अपने शब्दों में क्या करना है, इसका हिंदी में अनुवाद करके आना होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के दिग्दर्शिका जातक नामक पाठ से उल्लुक जातकम खंड से लिया गया है। ठीक है, अब हिंदी में अनुवाद करेंगे कि तब एक पक्षी ने उसकी राय जानने के लिए 3 बार घोषणा करता है। तब एक कौवा उठकर बोला कि ठहरो, इस राज्य के समय ऐसा मुख है तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। इसके क्रोधित होने पर हम सब गर्म कढ़ाई में डाले गए तिलों के समान वहीं जल जाएंगे। ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा कौवा बोलता है। इस तरीके से आप सभी को आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखकर आना होगा। अब यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन करा है प्यारे बच्चों
कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का सहसंध हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जैसा है कि सहसा विदधित न क्रियाम विवेका परम आपदाम पदम वृणते विश्व कारिणीम गुलता और स्वयं संपदा। तो देखिए सबसे पहले आप शुरू करना क्या है, इसका संदर्भ लिखेंगे कि यह श्लोक नीति विषयक जो मनुष्य को आत्मविधि सोच विचार करने की प्रेरणा दी है। तो देखिए मैं बताऊं कि ये जो पद्यांश है आप सभी का प्यार बच्चों, तो देखिए सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि जो पद्यांश है आप सभी का श्लोक है ये सुभाषित रत्नान पर लिया गया है। कहाँ से? सुभाषित से पद्यांश लिया गया है। अब इसका क्या करेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे। लिखेंगे कि किसी भी कार्य को बिना सोचे अचानक नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक का अभाव बड़ी विपत्तियों का कारण बनता है। जो लोग सोच विचार कर कार्य करते हैं, गुणों की आकर्षित होने वाला संपत्ति उसे स्वयं चुन लेती है। इस तरीके से क्या करना है, आप सभी को हिंदी में अनुवाद और संदर्भ लिखकर आप सभी को इसका आना होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर है कि हवा में तलवार चलाना मतलब बिना कारण या आधार के डराना या धमकाना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि वह लड़का बिना वजहों के सामने बिना वजह के दूसरों के सामने हवा में तलवार चला रहा है, जिससे सब परेशान थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को वाक्य में प्रयोग लिखेंगे। अगला देखिए यहाँ पर मुहावरा है कि अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बनाना, अपने मुंह से। इसका अर्थ लिखेंगे कि अपने ही फायदा के लिए झूठ बोलना। वाक्य में प्रयोग करेंगे कि परीक्षा के सफल होने के बाद उसने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाकर दूसरे को धोखा दिया। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर लिखना होगा। देखिए यहाँ पर है कि मिट्टी में मिलाना मतलब कि पूरी तरह नष्ट कर देना या फिर खत्म कर देना। लिखेंगे कि दुश्मनों ने गांव को मिट्टी में मिला दिया, यानी क्या किया, उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। आगे देखिए यहाँ पर है कि 9 2 11 होना, इसका मतलब होता है कि भाग जाना। अब लिखेंगे वाक्य में प्रयोग की जैसे ही पुलिस आई चोर 9 2 11 हो गए। इस तरीके से आपसे क्या करना है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। अगला यहाँ पर 10वां क्वेश्चन करा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे यहाँ पर है अविराम है और अभिराम है, तो अविराम का मतलब होता है बिना रुके और अभिराम का मतलब क्या होता है, सुंदर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है कि बिहग और बिहंग का मतलब बताइए। तो देखिए बिहग का मतलब होता है आकाश या फिर पक्षी, और बिहंग का मतलब तोता और पक्षी दोनों होता है। तो देखिए यदि आप सभी को ऑप्शन है तो पक्षी और तोता, आकाश और पक्षी दोनों दे दे, तो आप सभी को ये या ये दोनों में से कोई एक कहना है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए खा वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे यहाँ पर पूत है, कनक है, अंबर है और जलद है। इनका एक शब्द का 2 अर्थ लिखना है। जैसे पुत्र का मतलब लिखेंगे बेटा, अब पवित्र का मतलब लिखेंगे कि शुद्ध या निर्मित, कनक का मतलब लिखेंगे यहाँ पर सोना या धतूरा, यहाँ पर संपत्ति का मतलब लिखेंगे यहाँ पर धन या संपत्ति, अंबर का मतलब लिखेंगे आकाश या नभ, यहाँ पर कपड़ा का लिखेंगे वस्त्र या पोशाक, और यहाँ पर जलद का मतलब लिखेंगे बादल, और वर्षा का मतलब लिखेंगे पानी। इस तरीके से क्या करना है, आप सभी को लिख कर आना है अपने बोर्ड एग्जाम में। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। यहाँ लिखेंगे कि बिना वेतन का काम करने वाले को क्या कहते हैं, तो अवैतनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। अगला यहाँ पर कि प्रिय बोलने वाले को क्या कहते हैं, क्या है कि प्रिय बोलने वाले को क्या कहते हैं, तो प्रिय बंदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या है, राइट आंसर है। अगला यहाँ पर है कि किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखे। तो यहाँ लिखेंगे शिवानी एक विद्वान लेखिका थी, यहाँ लिखेंगे कि शिवानी एक विद्वान लेखिका थी। सीता घर जाता है, यहाँ लिखेंगे सीता घर जाती है। इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। 11वां क्वेश्चन प्यार जो अपठित गद्यांश संबंधी थे। अपठित गद्यांश आप सभी के बोर्ड एग्जाम में जिस तरीके से आप सभी के गद्यांश होते हैं सिलेबस में किताब में दिया गया है गद्यांश, उसी तरीके से भी आता है। तो उसी तरीके से आप सभी को इसका आंसर देकर आना है। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन है रस अलंकार संबंधित। तो मेरे प्यार जो देखिए रस अलंकार आप सभी को तैयार कर लेना है। नहीं तैयार किए हैं तो मैंने एक वीडियो अभी आज ही भेजा है, जाइए तैयार कर लीजिए। ठीक है,
अगला देखिए यहाँ पर है प्यारे बच्चों कर रहा है कि अपने नगर में संक्रामक बीमारियों को फैलने वाले संबंध में स्थानीय निकाय को एक अधिकारी को पत्र लिखिए। तो पत्र लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे संक्रामक बीमारियों के लिए रोकथाम के संबंध में पत्र लिखेंगे स्थानीय निकाय। यहाँ पर आपके अपने नगर का नाम को लिख देना है और लिखेंगे विषय। विषय में यहाँ पर लिखेंगे कि संक्रामक बीमारियों के रोकथाम हेतु आवश्यक कदमों के संबंध में पत्र। लिखेंगे कि महोदय सादर निवेदन है कि हमारे नगर में हाल में ही संक्रामक बीमारियों का फैलाव तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है। कृपया नगर में स्वच्छता और विशेष का ध्यान रखवाने और संक्रमित क्षेत्रों की नियमित सैनिटाइजेशन, जागरूकता अभियानों का आयोजन और आवश्यक चिकित्सा और सुविधाओं का प्रबंधन हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाए। इससे नगर की जनता को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस तरीके से लिखने के बाद आप सभी को यहाँ पर लिखना होगा धन्यवाद और यहाँ पर भौतिक में नाम डाल देना है, कोई आप पता या दिनांक लिख देना है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को लिख कर आना है।